साथियों, मैं फिलिप क्रिस्टी आज फिर उस महान विभूति के साथ हूँ जो देश की एक जानी मानी शख्सियत है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि देश में आपने बहुत नाम सुने होंगे पॉलिटिकल साइंस के जो यहाँ पर प्रोफेसर हैं, मगर ये औरों से अलग हटकर हैं क्योंकि ये विदेश में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है और आज जो फ़िलहाल जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो इनके पास आते हैं सिर्फ ये इनसे मशवरा लेने के लिए कि आज की जो राजनीति है उस पर किस तरीके से जो है देश के एक अपना मैसेज दें। तो उन्हीं के साथ मैं आज बैठा हूँ और हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर डी.के. गिरी आज हमारे साथ हैं। मैं सिर्फ जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उन चुनावों पर मैं चर्चा करना चाहूँगा इनसे, क्योंकि जो इनकी राय होगी, जो इनका स्ट्रेटजी होगी या जो भी उनके बारे में कमेंट्स करेंगे वो बड़े महत्वपूर्ण होंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ गिरी साहब आपका कि आपने हमें हमारे चैनल के हमें समय दिया। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं इसके बारे में आप क्या कहेंगे, खासकर जो कांग्रेस जिस तरीके से आज बिल्कुल हाशिए पे आई है, तो कांग्रेस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो नतीजे आए हैं फिलिप जी, इसमें तो मैं भी थोड़ा सा आश्चर्य मुझे भी हुआ, मैं आश्चर्यचकित हूँ। और बाकी जो हम सोच रहे थे जिस तरह से देश का स्थिति है, लोगों का स्थिति है, हम ये सोच रहे थे लोग अपना आजीविका को लेके, अपना विकास को लेके, अपनी खुशहाली को लेके वोट देंगे। लेकिन ये जज्बात और जो आजकल नया पहचान एक राजनीति में हिस्सा बन चुका है उसको लेके लोगों ने वोट दिया है। तो हमें भी दोबारा सोचना पड़ेगा कि वोटर्स क्या चाहते हैं। लोकतंत्र में जो वोटर्स हमेशा सही होते हैं क्योंकि प्रभुसत्ता उन्हीं के पास है, वोटर्स ही मालिक हैं। तो वोटर्स का माइंड को हमें दोबारा क्या बार बार हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम सही राजनीति कर पाएंगे। आपका प्रश्न था कांग्रेस के बारे में क्या कहना है। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ा लूजर है और सबसे बड़ा ये जो जिसको लाभ मिला गेनर है आम आदमी पार्टी। बीजेपी तो सत्ता में थे और सत्ता में वापस आए हैं और सेंटर में भी हैं। तो बीजेपी के लिए मैं नहीं कहूँगा बहुत बड़ा जीत है, लेकिन हार जरूर कांग्रेस का बहुत बड़ा हार हुआ है और आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा जीत हुई है। गिरी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कारण रहे, खासकर यूपी में मैं कहूँगा, यूपी में लोग त्रस्त थे, बेरोजगारी बहुत थी, लॉ एंड ऑर्डर भी कोई खास नहीं है। और जिस तरीके के वहाँ पर एक प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं 15 करोड़ लोगों को राशन खिलाता हूँ, मेरी नमक हरामी कभी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो नारे वहाँ पर दिए गए हैं, ऐसे जो स्लोगन दिए गए हैं, तो क्या कारण रहे कि लोगों ने इन नारों को स्वीकारा और अपनी बेरोजगारी को, अपनी गरीबी को, अपनी जुल्मत को उन्होंने नकार दिया इन राशन के आगे या इनके झूठे वादों के ऊपर? क्या कारण रहे कि वो इतने बेहतर तरीके से फिर दोबारा जो है सरकार बनाने में सक्षम हो गए और जहाँ पर अखिलेश की पूरी उम्मीद थी आने की, वो वहाँ पर जो है कहीं बहुत पीछे रह गए? उत्तर प्रदेश, मैंने पहले भी कहा था, उत्तर प्रदेश हमारा राजनीतिक राजधानी कहा जा सकता है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसका जो राजनीति में अलग से हट के, हर स्टेट का अलग अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी एक विशेषता है। और मुझे याद है कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा मैं उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाऊंगा। और कुछ लोग उसको कहते हैं कि उल्टा प्रदेश भी है लोग राजनीति के मामले में और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। ये भी एक लोगों का एक हास्यास्पद रूप से सोचने वाली बात है। परंतु अभी जो वोट हुआ है उत्तर प्रदेश में, 2 चीज़ों में वोट होती है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर, निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर खास नहीं है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर वोट होती है। और जाति समीकरण में उत्तर प्रदेश में वोट होती है। जाति कास्ट अरिथमेटिक लोग कहते हैं, लेकिन इस चुनाव में जो देखने को मिला, ये दोनों लॉ एंड ऑर्डर में तब भी लोग थोड़ा सा ये सोचे होंगे, लेकिन ये जाति समीकरण और एक नया ट्रेंड से लुप्त हो गया। और एक देखिए जैसे बीएसपी का पार्टी एक जाति के आधार पर शुरू में बना था, पिछड़ी जातियों का, अब इसमें ओबीसी भी थे, लेकिन जो आज एक सीट में
बीएसपी आया, उससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का राजनीति का जो सोच लोगों का, वोटर्स का बदल गया है। मायावती जी 4 बार चीफ मिनिस्टर बने थे और उनका एक बंधा बंधाया वोट था, एक फिक्स्ड वोट था। उसके बावजूद भी आज एक सीट पे आ गई हैं, 12.8% उनको वोट मिला है। तो उसमें हमें सोचने को मजबूर होंगे हम लोग, हमें सोचना पड़ेगा। और जो एक नारा और एक आया था 80-20 का, 80 और 20 का जो नारा आया था आदित्य योगीनाथ ने जो, हाँ जी, मुझे लगता है वो नारा, ये जाति जो नारा को उसने ओवरटेक कर गया। क्योंकि जाति, जब ये जाति का समीकरण अखिलेश यादव जी ने बनाया, बैकवर्ड क्लास को समेटा, सबको साथ किया, उसमें फिर जोगी साहब ने फिर धर्म को सामने ले आया हुआ। धर्म जाति से बढ़कर है, तो ये धर्म का 80-20 का धर्म का ही था, हिंदू वर्सेस द रेस्ट। तो वो मेरे ख्याल में वो काम कर गया। और राम जन्मभूमि का भी जो मंदिर का है उसका भी हवा है। और जिस तरह से मुस्लिम कैंडिडेट्स और मुस्लिम वोट्स को लेके अखिलेश यादव जी ने अपना राजनीति की, उसका बैकलैश जो अंग्रेजी में कहते हैं, उसका प्रतिफलन जो है हिंदू कंसोलिडेशन में, हिंदू इकट्ठे करने में हुआ, और जो कि बीजेपी को इससे फ़ायदा हुआ। एक बात और भी है, मैं गिरी साहब से आपसे पता करना चाहूँगा कि इस चुनाव के अंदर मायावती जी ने लगभग 100 सीटें मुसलमानों को दी थी और 80 सीटें लगभग जो है अखिलेश यादव ने दी थी। और वहीं बीच में AIMM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, उन्होंने भी वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जो मुसलमानों को चुनाव लड़ाया। कहीं अखिलेश की जो नंबर जो भी आए हैं, कहीं उसमें उसका बहुत बड़ा रोल तो नहीं, क्योंकि 80 लोगों को वहाँ टिकट दिया गया, 100 लोगों को दूसरी पार्टी से दिया गया, और उसके बीच में ओवैसी साहब भी थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मुस्लिम वोट था वो पूरी तरीके से डाइवर्ट हो गया। और जो 80-20 का जो आपने कहा, वही फैक्टर हुआ जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अखिलेश की जो इतने कम जो नंबर आए हैं, शायद इसमें इसका भी एक बहुत बड़ा कारण रहा हुआ। हाँ, बीएसपी और असाउद्दीन साहब ने अखिलेश जी का वोट काटा है ज़रूर, क्योंकि वोट बैंक वही सेम है। परंतु ये अखिलेश जी का भी ये रणनीति में एक थोड़ा सा गलती हुआ है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को इतने सीट्स देना। क्योंकि ठीक है, मुस्लिम उनको सपोर्ट कर ही रहे थे, तो बाकी एक तरह से मुस्लिम को लेके ध्रुवीकरण करना उनका गलती हुआ था। क्योंकि मेजॉरिटी तो हिंदू हैं ही, तो ये ध्रुवीकरण से बीजेपी को फ़ायदा हुआ। अब देख लीजिए, बीजेपी ने 403 सीट में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया होगा, नहीं दिया है। सरकार बनाने की स्थिति में है। तो ये सो ध्रुवीकरण दोनों साइड से हुई है। आप मुस्लिम वोट्स को ही टारगेट कर रहे हो, बीएसपी भी कर रहा है, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, और असाउद्दीन तो कर ही रहे हैं। ये तीनों जब कर रहे हैं, फिर उसी में अपना वोट्स में बढ़ गए। और बाकी जो हिंदू वोट है, जब ध्रुवीकरण हो जाता है, फिर उसमें बीजेपी को फायदा हुआ है। ध्रुवीकरण रोकना चाहिए। हिंदू वोट एक तरफा हो गए। हाँ, हिंदू वोट एक तरफा हो गया, 80-20 की बिल्कुल वो फॉर्मूला उनका चल गया। तो ये गलती से भी ये ध्रुवीकरण माइनॉरिटी की तरफ से नहीं होना चाहिए, अल्पसंख्यक की तरफ से। मुझे आपको एक किस्सा बताऊं। ये प्रोफेसर शाहिद हमीद थे, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर थे, बाद में जामिया हमदर्द का चांसलर बने। एक मुलाकात में मुझे उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम भाइयों को कहता हूँ, भाइयों मैंने वो कहता हूँ कि भाई, आप माइनॉरिटी हो तो आप ध्रुवीकरण ना करो, आप मेजॉरिटी के साथ जाके मिलो। ध्रुवीकरण से आप ही कोई नुकसान है। इसलिए माइनॉरिटी को तो कभी माइनॉरिटिज्म नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो मैं कहता हूँ, अब वो ध्रुवीकरण करें तो हिंदू कंसोलिडेशन हो जाएगा। चलिए सर, ये बात तो रही आपकी यूपी की। अब मैं आता हूँ पंजाब पर। पंजाब में तो धर्म का कोई ऐसा मसला नहीं था, मगर वहाँ पर भी कांग्रेस जो वहाँ सरकार में थी, जिसके हाथ में सरकार थी, वो भी बाहर चली गई। बीजेपी तो आज कहीं है नहीं वहाँ पर, और अकाली भी बिल्कुल पिछड़ गए। तो वहाँ पर तो धर्म का कोई रहा नहीं। फिर वहाँ पर कैसे जो है आपने अपने आप को स्थापित किया? पंजाब में अजीबोगरीब चीज़ देखने को मिला कांग्रेस की तरफ से। एक अंग्रेजी में कहावत है, टोनी साहब वो कहते हैं कि स्नैचिंग विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ डिफीट। मतलब हार के, मैंने शेर के मुंह से हार को मुंह से खींच के ले आना जीत को, ये बड़ी बात होती। लेकिन कांग्रेस का उल्टा हुआ कि आप हार को खींच के ले आए जीत से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप कांग्रेस पार्टी, जिस तरह का किसानों का आंदोलन हुआ,
उसी समय से बीजेपी का ग्राफ गिरा, बीजेपी अकाली दल, क्योंकि दोनों इकट्ठे थे। अकाली दल बेशक गठबंधन से हट गया, लेकिन अपना पाप को नहीं धो पाए और बाकी भी कारण था। तो कांग्रेस पार्टी वहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह और एक बार जीतने का उनको उम्मीद था। यानी कि उनका पता नहीं अंदरूनी जो झगड़ा हुआ और सिद्धू साहब बीजेपी से आए और सिद्धू साहब ने कहा कि भाई ये चीफ मिनिस्टर को बदलो। चीफ मिनिस्टर को बदल दिया, उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया। पार्टी का अध्यक्ष बनाने के बाद भी सिद्धू साहब खुश न हुए, फिर हाईकमांड को भी आलोचना करने लगे और चरणजीत सिंह चानी जो नया दलित ये जो बने थे उनको भी सपोर्ट नहीं किया। तो उनका अंदरूनी कलह के बावजूद झगड़ा जो है उसके चलते ये कांग्रेस पार्टी हारा। कोई भी हमारे देश में कोई भी पार्टी को लोग समर्थन नहीं करेंगे जहां इंटरनल तकरार चल रहा हो। अब कांग्रेस में आखिरी दम तक ये देखने को मिला। तो इसीलिए देखिए तीनों जो लड़ रहे थे, तीनों लीडर, चरणजीत सिंह चन्नी भी थे उसमें, लेकिन वो तो चीफ मिनिस्टर बन के वो तीनों जो कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजीत सिंह सिद्धू, चरणजीत, तीनों हार गए अपना कॉन्स्टिट्यूशन में। ये लोग तीनों को रिजेक्ट कर दिया। और नवजोत सिंह सिद्धू को लोग कह रहे थे एक्स फैक्टर है वहाँ का, बहुत पॉपुलर है, लेकिन शुरू से बीजेपी से जब आए उनको लेना ही नहीं चाहता। अगर लिए तो उनको प्रेसिडेंट बनाना नहीं चाहिए था। प्रेसिडेंट बना तो उनका बातों से फिर अमरिंदर सिंह को हटाना नहीं चाहिए था। तो ये सब गलतियाँ हुई। जो भी सलाहकार कांग्रेस पार्टी के हैं, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये जो भाई बहन हैं अपना दोनों, ये अच्छे लोग हैं, लेकिन उनका सलाहकार जो हैं वो इनको गलत सलाह देते हैं और गलत डिसीजन ही ले लेते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि नेतृत्व में कहीं कोई कमी नहीं है, उनके जो अगल बगल में जो उनके सलाहकार हैं जिनको उन्होंने नियुक्त किया है। मैं एक बात इसमें थोड़ी सी और जोड़ देना चाहता हूँ, जैसे हरीश रावत जी की। हरीश रावत जी अभी चेयरमैन बना दिए गए थे इस चुनाव में उत्तराखंड में। उससे पहले उन्होंने सारा काम जो है पंजाब के लिए किया था, पंजाब में वो प्रभारी थे। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि हमारे जो हरीश रावत जी है, इनका बहुत बड़ा रोल रहा कांग्रेस को जो है हाशिए पे लाने के लिए। ये भी हो सकता है, और जो आप बता रहे हैं प्रमाणित तो ही होता है कि जहाँ गए हो वहाँ पे कांग्रेस हारा है। वो पहले दिग्विजय सिंह के बारे में ये कहा जाता था, ये आंध्र में गए हार गए, गोवा में गए तो सरकार नहीं बना पाए, फिर कर्नाटका में भी गए थे तो वहाँ भी वही सब दिक्कत हुआ। तो कुछ नेताओं को डिसिडेंट बनाना एक आदत होता है और ये हुआ। परंतु ये जैसे आपने कहा नेतृत्व में लोग कहते हैं कि हमारा कांग्रेस का जो नेतृत्व है उसमें कैरिश्मा नहीं है, लोकप्रिय नहीं है। नहीं, ये नहीं है, लेकिन ये जो उनका जो डिसीजंस होता है और सलाहकार के चलते वो निर्णय लेते हैं, वो गलती होती है। उसी के चलते कांग्रेस पार्टी हार रहा है। और नहीं तो देखिए राहुल गांधी जी में आज ये व्यक्ति कोई कमी नहीं है। राहुल गांधी जी अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये वंशवाद ख़त्म करना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं की, और क्योंकि मेरे बाद ये वंशवाद ख़त्म हो, इससे बड़ा कुर्बानी ये चीज़ कांग्रेस पार्टी नहीं उठाता है। ठीक है जी। और उसके बाद ये जो कहीं उनका निजी हाथ नहीं है कि भ्रष्टाचार में उतना केंद्र उनका राज्यों में सरकार हैं, तो व्यक्ति अच्छे हैं। परंतु राजनीति में अच्छे होना पर्याप्त नहीं है। आपको अच्छे होने के साथ साथ दमदार भी होना जरूरी है और बातें अच्छी रखनी, क्योंकि हम लोग कोई बात गलत कह जाएं तो हमको लोग शायद माफ़ भी कर दें, लेकिन एक बड़े नेता जो गलत बात कहे जाते उनको लोग माफ़ नहीं करता। आडवाणी साहब जी ने एक गलत स्पीच दिया पाकिस्तान में, उनका राजनीति ख़त्म हो गया। तो इस हिसाब से, और आए दिन राहुल गांधी जी को उनका सलाहकार गलत बुलवाते रहते हैं, तो उससे फिर कहाँ से सपोर्ट बनेगा। ठीक है जी। तो ये सलाहकारों का दिक्कत है। तो आपका कहना ये है कि राहुल गांधी जी जो हैं वो बहुत बेहतरीन एक राजनीतिज्ञ हो सकते हैं अगर उनके पास ऐसे चापलूस सलाहकार ना हो, क्योंकि जैसा आपने कहा, मैंने इससे ये निष्कर्ष निकाला है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो ज़मीनी सतह की जो कार्रवाई है, वो हाईकमांड तक नहीं पहुंचती कहीं। उनको या तो गलत तरीके से बताया जाता है जिससे वो निर्णय गलत लेते हैं। तो ये तो चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मगर एक प्रदेश और ऐसा है जहाँ पर बड़ा घमासान शुरू हुआ था शुरू में। ये गोवा की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिसमें टीएमसी ने भाग लिया, आपने भी लिया और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी ने भी लिया, उसके अलावा फॉरवर्ड पार्टी भी थी और कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी। इतनी सारी पार्टियों के होते हुए वहाँ पर रूलिंग जो पहले थे वो भाजपा थी और दोबारा फिर वो वहाँ पर जो बहुमत में आ गए। तो ऐसा क्या कारण रहा कि कांग्रेस के पास पहले भी वो प्रदेश आते आते रह गया और इस बार फिर फिसल गया? तो क्या कारण रहे? टीएमसी ने भी बड़े वहाँ पर जो लगाया, मगर उनको भी कुछ नहीं मिला। तो आखिर क्या वजह रही है ऐसा गोवा के अंदर?
गोवा में जो बाकी प्रदेशों में भी देखने को मिलता है, लेकिन गोवा में विशेष करके कांग्रेस ने ऐसे लीडरशिप चुना पार्टी को चलाने के लिए भी प्रदेश में, जिनका चुनावी अनुभव कम है, राजनीतिक शैली भी उनको कम है, उसी लोगों को लिया गया। आप देखिए ये पिछले साल एक कांग्रेस से 10 या 12 एमएलए छोड़ के चले गए, डिफेक्शन हो गया। उसके बाद प्रेसिडेंट को बदलना चाहिए, प्रेसिडेंट इसे प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, सबको बांध के रख सके। तो जो स्थानीय नेतृत्व था गोवा में वो गलत चुना गया। उनके यहाँ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, जो इतने सालों से राजनीति में आए, नायब सरपंच से चीफ मिनिस्टर तक बने, 4 बार एमपी हैं। वो तैयार थे प्रेसिडेंट बनने के लिए, उनको पता नहीं क्यों प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। आप जरा उनका नाम बताएंगे? मैं नाम बताऊंगा, फ्रांसिस्को सर्दिना। 20 साल मंत्री रहे, स्पीकर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, 4 बार एमपी रहे। और जो व्यक्ति चुनाव जीतता है लोकतंत्र में, वही नेता है। और इतना अनुभव के बाद उन्होंने एक एमएलए को प्रेसिडेंट बना दिया। एमएलए एक कॉन्स्टिट्यूंसी देखता है, और गोवा में एक लोकसभा में 20 कॉन्स्टिट्यूंसी होते हैं, 40 वहाँ पे एमएलए सीट है, 2 लोकसभा हैं, तो 20-20 हो गए। तो 20 कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नेता है उसको आप नेता बनाओगे, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नेता बनाओगे। ये कहीं भी उनका प्रिंसिपल, जो ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल सही नहीं दिखा। दूसरी बात, गोवा में जो इसका जो जिम्मेदार बन के गए, पहले वो गुंडू राव का बेटा थे, उसके बाद ये चिदम्बरम साहब बन के गए। चिदम्बरम साहब अपना चुनाव एक बार लोकसभा जीत के आए हैं, वो जो भी विवादित हो गया था, बाकी राज्यसभा में। तो ये सही नेता का चयन गोवा में नहीं हो पाया। दूसरी, जैसे आपने कहा, टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट को काटा है। अब कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी हर जगह काट रहा है, उत्तराखंड में भी काटा है। तो ये इस चीज़ को उनको रणनीति बनाना चाहिए, आम आदमी पार्टी कैसे उनका वोट ना काट सके। कांग्रेस को यहाँ पे दिल्ली में उन्होंने सत्ता से हटाया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब से भी हटाया। तो आम आदमी पार्टी जब कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बनते जा रहा है, उसके लिए उनका क्या रणनीति था? कुमार विश्वास का कैसेट चलाने से उसका क्या क्रेडिबिलिटी रहेगा? तो रणनीति, दूसरा तो उल्टा पड़ गया, उसका रणनीति गलत, क्योंकि वो कोई हेवी वेट नहीं थे। कुमार विश्वास एक हास्यकार कवि हैं, तो उनका बातों का कोई वजन नहीं था ज़्यादा, उनको नहीं चलाना था, या कांग्रेस को तो बिल्कुल कोट नहीं करना चाहिए था। ये दूसरी बात, मैं सलाहकारों की बात हम कर रहे थे, टीएमसी का हाल देखिए। टीएमसी ने इतना जोर से गया कि हम सरकार बना लेंगे, उनका एक पास बहुत बड़ा सलाहकार हैं, लेकिन गलत स्ट्रेटेजी लिया। सलाहकार का नाम भी बता दीजिए। वो सब जानते हैं, प्रशांत किशोर जी, उसके बारे में चर्चा हो ही है और हो भी रहा है देश भर में। वहाँ गए और उन्हें काम सरकार बना देंगे, अब जीरो। तो ये क्योंकि उनका रणनीति गलत था, उन्होंने कांग्रेस के ऊपर हमला कर दिया, और ये उससे साफ हो गया। तो आजकल के सलाहकार जो हैं, उसको नेता को उनको भी परखना चाहिए, वो अपना डिसीजन लेना चाहिए। कांग्रेस का जो है गोवा में लीडरशिप, लोकल लीडरशिप के चलते, और केंद्र से उनको समर्थन मिलना था, वो नहीं मिला। मैंने जैसे कहा कि उस तरह का व्यक्ति जिसमें जो 10 चुनाव जीत चुका हो, चुनावी अनुभव है, नायब सरपंच, तो इस तरह का लोग जब हैं, उनकी सेवाएं लेनी चाहिए, उनका जो एक्सपर्टीज है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, वो नहीं की गई। तो इसीलिए कांग्रेस का गलतियों के कारण, कांग्रेस को लोग अभी भी चाहता है, लेकिन अपने से आप गलती करो और तो लोग उसका क्या सिंपैथी दिखाएंगे आपको। तो कांग्रेस के प्रति किसी का ये नहीं घृणा या कोई बैरी नहीं है, परंतु कांग्रेस अपने हाथों में ही अपना सत्यानाश कर रहा है। अब मैं आपसे ज़रा एक स्टेट और भी बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट है, जिसे देवभूमि बोला जाता है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है लगता था कि शायद इस बार दोबारा जो है वो कांग्रेस के लोग काफ़ी जो है एक्टिव हो गए थे, और लगता था कि वो शायद सरकार बना लेंगे। और वहाँ का ये इतिहास भी रहा है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, मगर उन्होंने इस चीज़ को अब की तोड़ा है, इस मिथक को तोड़ा है, और अब वहाँ पर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तो वहाँ पर भी आप किसको दोष देना चाहेंगे या उनको सलाह देना चाहेंगे कि कांग्रेस अगर वहाँ कुछ बेहतर कर सकती थी, क्या उसमें कमियाँ रह गई? कमियाँ काफ़ी रह गई, इसीलिए वो हार गए हैं। शायद उन्होंने उत्तराखंड में
जो देखने को मिला, उन्होंने हरीश रावत जो पुराना नेता है उनके ऊपर वो राज्य को छोड़ दिया। और हरीश रावत का जिस तरह का रणनीति रही है जिसमें कांग्रेस को हार ही मिला है, तो उस हिसाब से अकेला उनको शायद नहीं छोड़ना चाहिए था। नहीं तो बीजेपी का देखिए, बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टर थे खुद अपना चुनाव हार गए। तो बीजेपी कोई ये में नहीं था कि निश्चित रूप से वो जीतेगा, परंतु कांग्रेस का अगर दो ही पार्टी हैं वहाँ पे, कांग्रेस अगर अपना मिस्टेक करे या कैंडिडेट का सही चयन ना करे, ऐसे भी हुआ है कि कैंडिडेट का सही चयन नहीं हुआ है और हरीश रावत जी को उन्होंने फ्री हैंड दे दी और उसके चलते वो स्टेट को नहीं ले पाए। और वहाँ भी आम आदमी पार्टी का फैक्टर रहा है। आम आदमी पार्टी जीता नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी वहाँ भी दस्तक दी है और वोट काटा है। क्योंकि जैसे ये कांसीराम जी कहते थे, चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन चुनाव अगर नहीं जीत सकते हो तो लोगों को हराओ चुनाव में। तो वो कहते थे पहले हारना है, दूसरे बार हराना है, तीसरे बार जीतना है। तो उस तरह का उनका एक फार्मूला था, वो सही में वो देखने को मिलता है। तो आम आदमी पार्टी जहाँ जीत नहीं पाया, पंजाब में जीत गया क्योंकि विकल्प किसी लोगों को दिखा नहीं, कांग्रेस ही विकल्प था। बाकी जगह में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया है। तो ये चीज़ कांग्रेस को सोचना चाहिए था, आम आदमी पार्टी को किनारा करने तो उनके ठोस रणनीति बनाना चाहिए था कि आम आदमी पार्टी हमारा वोट ना ला सके। क्योंकि आम आदमी पार्टी ऐसे बीजेपी का ही एक प्रतिफलन है, क्योंकि उनके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि मेरे माँ बाप आरएसएस में थे, हिंदुत्व को कभी कभी सपोर्ट कर देते हैं। तो वो ऐसे हमें उनको रणनीति बनाना चाहिए था कि वो केजरीवाल साहब बीजेपी का वोट काटे, ना कि कांग्रेस का वोट काटें। आजकल तो लोग खुलकर कहने भी लगे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा का बी ग्रुप है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बी ग्रुप इस हिसाब से कि उनका जो हमारा प्रधानमंत्री जी हैं, जिस तरह का उनका चुनावी तरीका है, और केजरीवाल साहब के भी ऐसे ही है। और उनका जैसे उनका जो आइडियोलॉजी है, कहते हैं कि हम हिंदुत्व को मेजॉरिटी को मानते हैं, तो केजरीवाल भी ये चीज़ कह देते हैं। एक बार उनको कहा कि मेरे माँ बाप आरएसएस में थे, ये दलील या परिचय उनको देने का ज़रूरत ही नहीं था। और दूसरी बात, लोग जो कहते हैं कि भाई जो जुमलेबाजी होती है कि लोगों को जो प्रॉमिस दिखाना होता है चुनाव के समय, केजरीवाल भी पीछे नहीं हटते हैं। बिजली फ्री करना, पानी फ्री करना, बसों में यात्रा फ्री करना, ये सब करने में लोगों, एक गरीब देश में ये सब चीज़ लोगों को भाता है, वो लोग करते हैं पसंद, कुछ तो मिल रहा है। तो ये चीज़ देने में, फ्रीबी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, देने में, जैसे मोदी जी भी ऐलान कर देते हैं और यूपी में भी दिया गया है चुनाव से पहले, और ये केजरीवाल भी, ये जिसको फिर अंग्रेजी में कहते हैं पॉपुलिस्ट स्कीम लाने में केजरीवाल जी भी कम नहीं है। तो केजरीवाल जी बीजेपी का बी टीम उस हिसाब से भी हैं कि भाई ये बीजेपी का भाषा और चाल को समझते हैं, उसी हिसाब से ये भी चलते हैं, उस हिसाब से उनकी तरीके से कार्य भी करते हैं। अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा। जो मणिपुर एक ऐसा प्रदेश है, छोटा सा प्रदेश है, मगर वहाँ पर जो है जेडीयू ने दस्तक दे दी है, 6 सीटें उनकी वहाँ निकली है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी लगता है कि बीजेपी और जेडीयू में कहीं ना कहीं कुछ तालमेल ज़रूर होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक ऐसे प्रदेश में जहाँ पर ट्राइबल इलाका है वो, और वहाँ पर जो है एक बिहार की पार्टी जाकर अपना खाता खोलती है, तो आप आगे आने वाले समय में क्या देख रहे हैं वहाँ पर कि जेडीयू जैसी पार्टी दूसरे प्रदेश की पार्टी जाके वहाँ पर अपना खाता खोलती है, और कांग्रेस जो स्थापित पार्टी थी आज वो हाशिए पर है? जनता दल जो जब से उन पर सोशलिस्ट लीडरशिप थी, नॉर्थ ईस्ट में लोग काम कर ही रहे हैं। और मणिपुर में जैसे आपने कहा ट्राइबल, और ट्राइबल में बीजेपी का सपोर्ट समर्थन है, क्योंकि पहला ट्राइबल मिनिस्ट्री बीजेपी ने बनाया था हमारे देश में, और वो उड़ीसा का ही एक व्यक्ति को, उड़ीसा के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ट्राइबल मिनिस्टर बनाया था। और जेडीयू बीजेपी का पार्टनर है, बिहार में लोग मिलके सरकार चला रहे हैं, पहले भी चलाए, बीच में थोड़ा छूट गया था, अभी फिर चला रहे हैं। तो अलायंस में बीजेपी का समर्थन में जेडीयू का सीट निकल गया है, और उसमें हो सकता है कि बिहार से जाके, ये मैं स्टडी नहीं किया है, लेकिन बिहार से जाके काफ़ी मजदूर वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी सपोर्ट किया होगा। और जनता दल का नॉर्थ ईस्ट में समर्थन है। ये लोग नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी समय लगाए हैं, 77 से जब जनता पार्टी बना, फिर जनता दल, तो उनका प्रभाव है। और बीजेपी के साथ अलायंस होने का उन्होंने फ़ायदा उठा लिया, इसलिए जेडीयू को भी सीट निकल गया है।
प्रोफेसर साहब, एक चलते चलते मैं आपसे लास्ट सवाल और पूछूंगा कि आपने सब जो जितनी भी बातें बताई हैं वो सब आपने बड़ा उसके ऊपर शोध किया होगा, बहुत कुछ समझा होगा, मगर जो पार्टी इस देश के अंदर कभी 60 साल राज किया है, आज वो पार्टी हाशिए पे आ गई है, उस पार्टी को संवारने में, बनाने में या दोबारा स्थापित करने में क्या रणनीति होनी चाहिए, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? और निश्चित रूप से मैं तो अभी भी मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी फिर भी सत्ता में आ सकता है, और ये लोग ठीक से रणनीति बनाए तो 2024 में भी आ सकते हैं, बेशर्ते ये कांग्रेस अपना एक नया परिचय, नया छवि सामने लाए। टोटली उनको एक नया प्लेटफॉर्म बनाना है। और आप जो मुझे पूछे, मैं कह दूं कि मैं ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी का मैं 30-35 साल अध्ययन किया है, और ब्रिटेन में लेबर पार्टी इसी हालत में था, और ये तो 2 ही चुनाव हारे हैं जनरल इलेक्शन, लेकिन वो 4 चुनाव हार चुका था लगातार। लेकिन उन्होंने लेबर पार्टी अपना पूरा छवि बदल दी, और उसने लेबर पार्टी को न्यू लेबर कहा, और जो पूरा लेबर बेस था, लेबर बेस से हट के बाकी उन्होंने अपना बेस को बढ़ाया और 3 लगातार जीत ली। कांग्रेस ये चीज़ नहीं कर पा रहे, एक नया छवि, नया व्यवहार नहीं ला पा रहे हैं। जब ये कांग्रेस न्यू कांग्रेस बन जाएगा और न्यू कांग्रेस का एक नया प्लेटफॉर्म शुरू हो, और काम करने का नया तरीका हो, प्लेटफॉर्म मतलब आइडियोलॉजिकल प्लेटफॉर्म हो, और काम करने का स्ट्रेटेजी, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स उनका बदल जाए, तो कांग्रेस को पावर में आने में कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर है, और कांग्रेस पार्टी को ये सोच लेना है। अभी भी कांग्रेस पार्टी सोच नहीं पा रहे कि हम इस स्टेज में पहुंच गए। अपना स्थिति को जब तक कोई आदमी रियलाइज़ नहीं करता है, तो फिर उसको बदलने में भी उनमें दिक्कत आती है। जो भी आपने अभी तक बताया बहुत अच्छा बताया, और मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि आप प्रोफेसर साहब की बात सुनेंगे तो आपको पता लगेगा देश की स्थिति क्या है। चलते चलते मुझे फिर एक बात याद आ गई है, जो G23 ग्रुप है, इस चुनाव में वो लोग कहीं नहीं दिखाई दिए, तो उसका भी मुझे लगता है ये खामियाजा जो है कांग्रेस से भुगता होगा। G23 बातें तो सही उठा रहे हैं कि पार्टी का संगठन का वो परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन कैसे चाहते हैं खुल नहीं बोल रहे हैं। और आप पार्टी में रह के पार्टी परिवर्तन करना चाहते हो, तो पार्टी में बिना केंद्रीय नेतृत्व अगर ना भी बोले, हर स्टेट में फैल जाना चाहिए था। वो लोग MPs में हैं अभी, फिर वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जाके कैंपेन करना चाहिए था। पार्टी का विरोधी तो नहीं, वो कहते हैं हम पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, हम नहीं देखना चाह रहे कि पार्टी इस तरह का नीचे चला जाए। अब गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैं ये देख के मेरा दिल टूट रहा है, दिल इतना चोट पहुंचा है। शशि थरूर जी ने भी वही कहा, हम बहुत ये हुए हैं, तो दुखी हुए हैं। ये सब सही है, लेकिन ये बाकी पार्टी में काम करते हुए पार्टी से लड़ें, पार्टी का रिफॉर्म लाए तो कोई बात नहीं। लेकिन ये सिर्फ उसका आलोचना करते हैं, कोई ठोस प्रपोजल नहीं रखते हैं, और लीडरशिप का आलोचना करते हैं, और विकल्प रणनीति क्या होगा वो नहीं बताते हैं, और पार्टी के लिए खुल के काम नहीं करते हैं, तो दिक्कत होगा। पंजाब में जाके जैसे अपना मनीष तिवारी हैं पंजाब के, कि जो बाकी लोग भी बल्कि MP हैं वहाँ से, उन्होंने कितना प्रचार किया वो तो देखने को नहीं मिला। मैं प्रचार में कहीं मनीष तिवारी अच्छा बोलते हैं, प्रेस को अच्छा संबोधित करते हैं, कहीं उनका पंजाब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि जाके कैंपेन करना मैंने नहीं देखा। तो पार्टी के लिए जब तक काम करते रहेंगे, पार्टी को आलोचना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी से हट के आलोचना करते हैं और कोई विकल्प सामने नहीं रखते हैं, पार्टी को समय नहीं देते हैं, तब पार्टी को नुकसान होगा। तो G23 ये मेरा शिकायत है कि आप विकल्प रखिए, आप किस तरह से प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे हैं बताइए, कि हमें प्रेसिडेंट चेंज होना चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन में ये होना चाहिए, कैसे होना चाहिए आप सामने रखिए आके। विरोध करने का मतलब एक विकल्प देना जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक पेंटर था, तो उसने पेंटिंग बना के रख दिया अपना एक जगह, बोला कि इसको आलोचना करिए, तो सब लोगों ने लंबा लंबा नोट लिख के गए। फिर पेंटर ने दूसरा जगह पे एक बोर्ड रख दिया और एक तुली मैंने ब्रश रख दिया, बोलता है कि करके बताइए मैं कैसे दोबारा करूँ उसको। किसी ने नहीं किया। कहने का मतलब आलोचना करना आसान है, लेकिन बनाना कठिन है। तो ये भाई बहन ही घूम रहे हैं कि भाई पार्टी, अब तो कहते हो पार्टी इन्होंने ये किया, पार्टी उन्हीं का ही है, फिर पार्टी का आप भी घूमिए, आप भी जाइए अपने से जाके प्रचार करिए। 1-2-3 डिस्ट्रिक्ट पकड़ लीजिए, आपको ये मना कर रहा है। इन्हें पार्टी जब तक तो लीडरशिप नहीं कहेगा आप नहीं जाएंगे। भाई आप रूठ के बैठे हो, लीडरशिप कैसे कहेगा? आप जब पार्टी के लिए काम करिए, ठीक है। जहाँ देख रहे हैं तो ये दोनों भाई बहन ही घूम रहे हैं, ये भी तो गलत बात है ना।
इतने सारे लीडर्स हैं पार्टी में, मंत्री रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद कहते हैं 50 साल से अपने जीवन दे दिया इस पार्टी के लिए, और जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। यूपी में जाके कैंपेन क्यों नहीं किया उन्होंने? जी, तो आपने जो भी अब तक कहा है मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शक इस चीज़ से काफ़ी कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। और मैं खासकर कांग्रेस के लिए बोलूँगा, अगर वो मेरे इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको डॉक्टर DK गिरी से, प्रोफेसर साहब से कुछ सबक लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए और ऐसे महान विभूति लोगों को अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी बिना एकेडमिक, बिना इंटेलेक्चुअल के कहीं नहीं चल पाती है। आज सबसे बड़ी अगर कमी कहीं मुझे लगता है कांग्रेस में, तो ये मेरा सुझाव है। मैं ये नहीं कहूँगा वो माने, और डॉक्टर साहब जैसे लोग आज राजनीति में आगे आएँ और ऐसी पार्टियों को जो बिल्कुल हाशिए पर जा रही हैं उनको उठाने में, उनको खड़ा करने में सक्षम है। और मैं सिर्फ इतना, ये मेरा एक सुझाव है उस पार्टी को कि ऐसे जैसे लोगों को पार्टी में बुलाना चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए, उनकी स्ट्रेटजी को सुनना चाहिए। हो सकता है जो आज हाशिए पे है, कल वो इस देश की फिर दोबारा जो है सत्ता में आ जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन दर्शकों ने हमारा इंटरव्यू देखा। और मैं आप सब लोगों से एक बात ये कहना चाहूँगा कि जब आप हमारा इंटरव्यू देखते हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यही हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। इस आशीर्वाद से हम आपको नित्य नई वीडियो दिखाएंगे और नित्य नए जो विचार हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। मैं फिलिप क्रिस्टी, UNA के लिए, दिल्ली से।